नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है बुधवार, रात के 8 बज चुके हैं। इसका मतलब एक बार फिर से आज समय हो चुका है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम का, जो कि हम लेकर आते हैं आपके पास, जहां हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो भी अखबारों में रही इस पूरे सप्ताह। जैसा कि आपको पता है, जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन पेपर 2 में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए सवाल देखते हैं। ज्यादातर सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमेशा करंट अफेयर से जुड़े हुए ही आते हैं, और इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें हों यूपीएससी एग्जाम के नजरिए से, वो हम आपके सामने लेकर के आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज हमारे सामने है ये 5 विषय जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे इथियोपिया में क्या हो रहा है। इथियोपिया और टिग्रे के बीच शांति जो वार्ता है उसकी घोषणा हुई है। हम चर्चा करेंगे शांति वार्ता क्या है, क्यों हो रही है, और इन दोनों के बीच का आपसी मुद्दा क्या था। फिर हम चर्चा करेंगे इजराइल में क्या हो रहा है। ऐसा कि आपको पता है, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी हुई है सत्ता में। तो हम चर्चा करेंगे ऐसा क्यों है कि इजराइल में पिछले कुछ सालों में साल दर साल बार बार चुनाव हो रहा है, और क्यों है कि अस्थिरता बनी हुई है राजनीतिक तरीके से। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि नेतन्याहू के सत्ता में वापस आने से भारत और इजराइल के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ने वाला है। फिर हम चर्चा करेंगे उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जो जब भी खबरों में रहता है वो किसी न किसी गलत वजह से ही रहता है। तो हम चर्चा करेंगे उत्तर कोरिया में परमाणु और उनका जो मिसाइल कार्यक्रम है उसके बारे में, कि वो खबरों में क्यों है, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये दुनिया के लिए किस तरह से बहुत बड़ा खतरा है। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पे इमरान खान पर, जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में जानलेवा हमला हुआ जहां उनके पैर पर गोली लगी। वो अभी ठीक ठाक है, दोबारा से वो चुनाव प्रचार में आ गए हैं, लेकिन इससे फिर से एक बार ये मुद्दा खबरों में आ गया है। और हम 5वां मुद्दा जो हम लेंगे वो होगा अफगानिस्तान में एक रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, जो कहती है कि अफगानिस्तान में मादक पदार्थों का जो उत्पादन है वो एक बार फिर से बढ़ा है। ये एक चिंताजनक बात है, केवल अफगानिस्तान नहीं और अफगानिस्तान के पड़ोसी देश के लिए भी और भारत के लिए भी। हम चर्चा करेंगे ऐसा क्यों है कि अफगानिस्तान में इन तरीके की पदार्थों का उत्पादन हो रहा है और इससे और देशों पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो आज का मुद्दा रहने वाला है वो है इथियोपिया और टिग्रे के बीच में शांति वार्ता की घोषणा हुई है। अब टिग्रे क्या है, इथियोपिया क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। अगर आप अफ्रीका को देखेंगे, मैं आपको अफ्रीका का अगर नक्शा दिखाऊं, अफ्रीका के नक्शे में यहां पर आप पाएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिस इलाके को कहा जाता है, यहां पे आप देखिए ये है इथियोपिया। और इथियोपिया के ही अगर आप उत्तर में देखेंगे तो ये एक और छोटा सा देश है एरिट्रिया। इथियोपिया के ही उत्तर में इथियोपिया का खुद का एक राज्य है जिसका नाम है टिग्रे। यहां पर आपको टिग्रे देखने को मिलता है। तो जो टिग्रे यहां पर इथियोपिया का ही एक राज्य तो है, लेकिन इन्हें अपनी ही सरकार से बहुत परेशानी है। परेशानी क्या है यह समझने के लिए थोड़ा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से भारत और भारत के पड़ोसी देश और एशिया के कई सारे देशों पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, उसी तरह अगर आप अफ्रीका और अफ्रीका के इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अफ्रीका में असल में फ्रांस का बहुत बहुत दशकों तक कब्जा रहा। ब्रिटेन ने भी कुछ देशों पर अफ्रीका में कब्जा किया। जब ब्रिटेन, फ्रांस, इस तरीके के यूरोपीय देश अफ्रीका में जाके जब उन्होंने कब्जा किया तो इनका उद्देश्य था कि अफ्रीका से जितने ज्यादा खनिज पदार्थ हो सके वो वहां से निकालें, उन्हें बेचें और उससे पैसा कमाएं। लेकिन जब वो अफ्रीका गए तो एक दिक्कत उन्हें यह हुई कि अफ्रीका एक बहुत अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। बहुत सारी अलग अलग तरीके की जातियां अफ्रीका में रहती थी और वो एक साथ रहने के आदी नहीं थे। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मानिए ये इलाका है जहां पे एक कोई जाति रहती है, इस इलाके में कोई दूसरी जाति रहती है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। मानिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां रहती हैं, सबके अपने रीति रिवाज हैं, सबका अपना जीवन यापन का तरीका है। अब इन सब के बीच में मान लीजिए यहां पे अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों को पता चलता है कि इस इलाके में अगर आप देखें, ये जो इलाका है यहां पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं केवल इस इलाके में। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि ये जो इलाका है इसको अपने कब्जे में कर लेते हैं और इसको एक देश घोषित कर देते हैं। जब आप ऐसे इलाके को एक देश घोषित करेंगे तो इसका असर यह पड़ेगा कि ऐसी अलग अलग जातियां
एक दो तीन चार पांच छह, जिनके अलग अलग रीति रिवाज, अलग इतिहास, अलग समाज है, उन सबको आपने मजबूर कर दिया कि अब आप साथ में रहिए एक ही देश में। तो इन देशों की जो सीमाएं हैं वो ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे देशों ने खुद खींची, केवल ये ध्यान में रखें कि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा। और यहां पे अब दिक्कत आना शुरू हो जाती है कि जब अलग अलग जातियां साथ में रहने पर मजबूर हो जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जहां पे इन्हें एक दूसरे से कोई ना कोई दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। यहीं पे अभी कोई अगर ऐसी जाति हुई जिसकी जनसंख्या औरों से ज्यादा है तो उन्हें हमेशा लगेगा कि जो दूसरी जाति है वो हमें दबाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से हर एक जाति को कोई ना कोई परेशानी यहां पर होती है। इसीलिए आगे जाकर के देखा गया है कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों में यह इतिहास रहा है कि किसी एक देश की दूसरे देश से लड़ाई तो बाद में होती है, देश के अंदर ही अंदर गृह युद्ध की परिस्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि जहां पर एक जाति की जनसंख्या बढ़ती है वो जाति और दूसरी जातियों पर हावी होने लगती है और वहां से एक तरीके का गृह युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ इसी तरह का मामला इथियोपिया में आप देखते हैं। इथियोपिया जैसे कि और अफ्रीका के देश हैं, वहां पर बहुत सारी अलग अलग जातियां हैं। इनमें से एक जाति है जो कि टिग्रे प्रांत में रहती है, उसे टिग्रेरियन ही कहा जाता है। ये जो टिग्रे प्रांत में रहने वाली जाति हैं, ये अगर आप पूरी जनसंख्या देखेंगे इथियोपिया की तो आप पाएंगे कि अल्पसंख्यक जाति है। इनको लगता है कि इन्हें दबाया जा रहा है, इनके जो रीति रिवाज हैं वो इनसे छीने जा रहे हैं, सरकार और दूसरे तरीके के रीति रिवाज इन पर थोप रही है। और यहां से लड़ाई शुरू होती है टिग्रे में रहने वाले निवासियों की अपनी खुद की सरकार से, इथियोपिया से। और यह लड़ाई काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब इसमें एरिट्रिया का क्या यहां पर पूरा रोल है, एरिट्रिया कहां तक आता है? देखिए, इथियोपिया और एरिट्रिया का अगर आप इतिहास देखें तो ये दो देशों के बीच में इनका जो यहां पर रेखा है, जो बॉर्डर है, इनकी सीमा विवाद बहुत सालों से चल रहा था। इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में बहुत समय से सीमा विवाद था। दोनों एक दूसरे की कुछ ना कुछ क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। 2018 में इथियोपिया में नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, अबी अहमद। और ये जब चुने गए तो इनके बाद बहुत मशहूर हुए। क्यों? क्योंकि इतने सालों की, दशकों की मेहनत के बाद ऐसा प्रधानमंत्री आया इथियोपिया में जो कि इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच का जो सीमा विवाद है उसको समाप्त कर पाया। यही नहीं, उन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने इस विवाद को खत्म किया। जब इस विवाद को खत्म किया गया, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि ये बहुत पुराना विवाद चला आ रहा था। इसीलिए उन्हें इस शांति समझौते को लाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। तब पूरे दुनिया भर में उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे गए। लेकिन उसके तुरंत बाद एकदम से ये खबरें आना शुरू हो गई कि जितने अच्छे अबी अहमद दिखते हैं शायद उतने अच्छे वो उनकी सरकार नहीं है। क्यों? जल्द ही टिग्रे में रहने वाले जो निवासी हैं उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू किए कि जो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद, वो हमारी ही सेना को कह के टिग्रे समुदाय के लोगों पर हमला करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि टिग्रे समुदाय के जितने लोग हैं वो कम हो जाएं और उनका जो इलाका है वहां पे और लोग रहने लगे। अब जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जब अपनी ही सरकार अपने ही देश के कुछ लोगों को मारने लगती है, उन पे हमला करने लगती है, कुछ ऐसी परिस्थिति कुछ दशकों पहले आपने श्रीलंका में देखी, जहाँ पे श्रीलंका की सरकार, श्रीलंका की जो सेना है वो श्रीलंका में ही जो तमिल समुदाय के लोग हैं उन पर हमला करने लगे थे और वही गृह युद्ध की परिस्थिति श्रीलंका में भी हो गई थी और यही इथियोपिया में हुआ। अब जब आप किसी भी समुदाय को इतना ज्यादा दबाते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी अब उठेंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो टिग्रे समुदाय में असंतोष काफी समय से बढ़ता गया और ऐसे में उन्हें बाहर से कई जगह से मदद मिलना शुरू हुई। यही नहीं, टिग्रे समुदाय के लोगों को कहीं कहीं से मिसाइल तक मिल गया। जब उन्होंने मिसाइल दागना शुरू किया तो अब दिक्कत यह हुई कि कई सारी मिसाइलें थीं जो इथियोपिया पे दागना चाहते थे लेकिन गलती से वो एरिट्रिया चली गई। जैसे कि हमने देखा, अगर ये नक्शा है और यहां पर टिग्रे है, यहां पर इथियोपिया है, तो यहां पर एरिट्रिया है, तो एक दो मिसाइलें टिग्रे से एरिट्रिया भी चली गई और वहां पे एरिट्रिया की सरकार को लगा कि भाई ये तो आपका अपना अंदर का मामला है, आप हमें इसमें क्यों घसीट रहे हैं। तो अब एक अनोखी परिस्थिति पैदा हो गई है। वो परिस्थिति ऐसी है कि यहां पे इथियोपिया और एरिट्रिया
मिल करके लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? टिग्रे के खिलाफ। मतलब इथियोपिया का प्रांत जिसके खिलाफ लड़ाई दो देश मिलकर इस समय कर रहे हैं, इथियोपिया और एरिट्रिया, कि इस प्रांत की जितनी शक्तियां हैं उन पे काबू पाया जाए। अब इस संघर्ष से प्रभाव पड़ रहा है बहुत सारी चीजों पर। जो अगल बगल के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उन्हें लगता है कि भाई टिग्रे से अगर मिसाइल एरिट्रिया आ सकती है तो हमारे देश में भी आ सकती है, तो उन्हें इससे परेशानी है। दूसरा, इथियोपिया एक बहुत बड़ा बांध बनाने जा रहा है जिसे ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध कहा गया, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। लेकिन वो बनाने के लिए या किसी भी इतने बड़े चीज को बनाने के लिए आपको पहले ये आवश्यक करना होता है कि उस जगह शांति रहे। अगर आप उस जगह पे शांति भी नहीं बना पा रहे हैं तो फिर इतने बड़े किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए कोई भी सरकार आगे नहीं आती है। तो इतना ज्यादा योजना जिस बांध की हो चुकी है, इसके काम को रोकना पड़ रहा है क्योंकि पता नहीं है कि वो जो बांध बनेगा वो कितना सुरक्षित रहेगा और कितना नहीं। यही नहीं, पूरे विश्व पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि पूरा विश्व इस समय अफ्रीका की तरफ देख रहा है। भारत, चीन, अमेरिका, सभी का कहीं ना कहीं निवेश इथियोपिया में है, अफ्रीका में है, और सब चाहते हैं कि अफ्रीका में शांति बनी रहे। वैसे भी इस समय जब विश्व में एक और युद्ध चल रहा है, कोई भी नहीं चाहता है कि एक और युद्ध की तरफ हम अग्रसर हो। भारत का इस पर कोई किसी तरीके से मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट कोई जुड़ाव है, लेकिन हाँ, भारत जैसा कि मैंने कहा, चीन, अमेरिका, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अफ्रीका में काफी निवेश किया है। इथियोपिया में भी भारत ने काफी निवेश किया है, अलग अलग अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने कई शिक्षा संस्थान भी हम लोगों ने बनाए हैं। तो हम भी नहीं चाहते हैं कि उस देश में ऐसी कोई भी दिक्कत हो जिनसे भारत का जो भी निवेश है वहाँ पे उसे कोई भी नुकसान हो। इसीलिए सभी देशों के हित में है कि इस तरीके की शांति वार्ता जल्दी से जल्दी हो। अब ये जो शांति वार्ता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये असल में दक्षिण अफ्रीका में होगी। दक्षिण अफ्रीका में दोनों देशों के प्रतिनिधि आएंगे और आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इस शांति वार्ता को अंजाम देने के लिए इसकी योजना के पीछे अफ्रीकी संघ का बहुत बड़ा हाथ है। अफ्रीकी संघ ने दोनों देशों के बीच में ये जो शांति वार्ता है इसकी शुरुआत कराने की कोशिश की है, और अब आगे आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो शांति वार्ता है इससे क्या कोई अच्छा नतीजा निकल पाता है या नहीं, क्या दोनों देश आपस में आकर के अपने मुद्दे सुलझा पाते हैं कि नहीं। दूसरी खबर जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी हुई है। अब इजराइल को अगर आप देखें, इजराइल का जो राजनीतिक प्रणाली है वो भारत जैसी है। मतलब कि इजराइल में भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जैसा कि भारत में है, केवल एक या दो नहीं। और जब इतने सारे राजनीतिक दल हो जाते हैं तो जो वोट का और जो सीटों का बंटवारा होता है वो इस तरीके से होता है कि किसी भी एक दल के लिए सत्ता में आना बेहद बेहद मुश्किल हो जाता है। और जब दल ऐसे हो जो एक दूसरे से बेहद अलग हो, जिनकी एक दूसरे से किसी भी बात पर सहमति ना हो, तब ऐसे में उस देश के लिए कोई और तरीका नहीं बचता है, या तो आप गठबंधन की सरकार बनाइए या आप बार बार चुनाव कराइए। इसीलिए पिछले कुछ सालों में लगभग हर साल आप देखेंगे, पिछले 5 सालों में लगभग हर साल इजराइल में चुनाव हुआ है और नई सरकारें बनाने की कोशिश की है, और इनमें से किसी भी सरकार के पास अपनी खुद की बहुमत नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं, और इस बार भी जब ये सत्ता में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी राजनीतिक दल को बहुमत मिल गया है। ये सत्ता में आ रहे हैं क्योंकि इनका सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरा है नतीजों में, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अब ये सरकार चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल का जो संसद है, इसको कनेसेट कहा जाता है, कनेसेट में अभी भी स्थिरता नहीं आई है। इजराइल का अगर आप कनेसेट देखें, इजराइल का संसद देखें, तो वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के राजनीतिक दल हैं, सबकी बहुत अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ हैं जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी हैं, जिनको लगता है कि इजराइल की जितनी भी नियम हैं, जितनी भी नीतियां हैं, कि हमें ईरान से हमें जो भी खतरा है, हमें उसे ईरान पे हमला करना चाहिए, या ईरान को हमें दबा के रखना चाहिए, या फिर ऐसी नीतियां हैं कि जो फ़लस्तीन के पास जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ जो क्षेत्र है वो भी हमें कब्जा कर लेना चाहिए। कुछ पार्टियां ऐसी हैं। वहीं कुछ और पार्टी ऐसी हैं जो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, हमें शांति वार्ता पे भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए दो पार्टियों का या अलग अलग पार्टियों का साथ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल देखा गया है इजराइल में। इसीलिए पिछले 3 सालों का ये 5वां चुनाव है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब
पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, जैसा कि मैंने कहा, अभी दुनिया भर में रूस और यूक्रेन के युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में एक बार कोई और नहीं चाहेगा कि किसी भी और देश में अस्थिरता पैदा हो, क्योंकि सभी के हित में यही है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत अच्छे से, एक बिना किसी डामाडोल तरीके से, स्थिर तरीके से चलती रहे। अब फलस्तीन पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में फलस्तीनियों के साथ इजराइल के जो यहूदी हैं और जो अरब क्षेत्र के लोग हैं उनसे संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू जब सत्ता में थे तो उनका जो रुख था फिलिस्तीनियों के प्रति, वो हमेशा ऐसा था कि फिलिस्तीनियों को वो किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि फिलिस्तीनियों के पास जितना भी क्षेत्र है उस पर भी इजराइल अपना कब्जा कर ले। तो नेतन्याहू के दोबारा से सत्ता आने के बाद इस बात की संभावना फिर से बढ़ जाती है कि फिलिस्तीन और जो इजराइल के लोग हैं उनके बीच में एक बार फिर से झड़प हो सकती है। जहां तक ईरान की बात है, फिर से ईरान में भी यही दिक्कत है। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल और ईरान आपस में एक दूसरे को बहुत बड़े शत्रु मानते हैं। इजराइल का हमेशा से मानना है कि जो ईरान है वही है जो पैसा देता है फलस्तीन में, जिससे वो रॉकेट खरीदते हैं और वो रॉकेट फिर इजराइल में छोड़ने की कोशिश करते हैं। यही इजराइल भी ईरान में कई सारे हमलों के पीछे रहा है। ईरान में ऐसे कई सारे बड़े बड़े लोगों को मारा गया है जो या तो ईरान के ही जो उनका परमाणु कार्यक्रम है उससे जुड़े हुए हैं या ईरान में ही बहुत बड़े ओहदे पर हैं। और जब भी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हत्या ईरान में होती है, कहीं ना कहीं उसके तार इजराइल से ही जुड़े होते हैं। तो इजराइल अमेरिका के सपोर्ट के साथ ईरान पर हमेशा से काबू रखना चाहता है। वहीं अगर आप भारत की बात करें तो भारत के हमेशा इजराइल में, खासकर जब नेतन्याहू सत्ता में थे, तब काफ़ी अच्छे रिश्ते, काफ़ी मजबूत रिश्ते रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है और हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा ही बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को इजराइल के आम चुनावों में सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि आपका आना भारत के लिए भी और अच्छी खबर है और हमारे आपके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। अगर आप देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू ने काफ़ी पहल की है भारत और इजराइल के संबंध को और बेहतर बनाने की। जैसे कि नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत की यात्रा करने वाले केवल दूसरे इजरायली प्रधानमंत्री थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2017 में इजराइल गए थे, जो कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजराइल की यात्रा थी। तब से अब तक बहुत चर्चा हुई है कि दोनों नेताओं की आपस में काफ़ी बार बातचीत हुई है। भारत और इजराइल का व्यापार भी हाल के कुछ देशों में बढ़ा है। भारत इजराइल से काफ़ी सारी तकनीकी सहायता लेना चाहता है और ले सकता है। इजराइल दुनिया का सबसे तकनीक की तरीके से विकसित देशों में से एक है। वो एक ऐसा देश है जिन्होंने अपनी कई सारी समस्याओं का हल उन्होंने निकाला है। अगर आप इजराइल को देखें, उनका भूगोल देखें, तो आप पाएंगे कि वो एक तरीके से रेगिस्तान के बीचों बीच बसाया हुआ देश है। फिर भी उन्होंने इतनी सारे विज्ञान का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित कर लिया है कि वो उस रेगिस्तान में भी जितनी भी उनको ज़रूरत होती है अपने खाद्य पदार्थ की, वो उसे उगाते हैं और वो अभी आत्मनिर्भर बने हुए हैं। यही नहीं, अपनी पानी की समस्या को उन्होंने भी हल कर लिया है। किस तरह से, अगर वो कहीं से भी समुद्र से पानी लेते हैं तो कैसे उसका नमक अलग करके उसे पीने योग्य बना सकते हैं, गंदे पानी को साफ करना, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इजराइल दुनिया भर के कहीं और देशों से बहुत बहुत आगे है और बहुत ज़्यादा इजराइल इस अपनी तकनीक पर भरोसा करता है और ये तकनीक भारत के पास ही भारत लेना चाहेगा। यही नहीं, इजराइल ने अपने रक्षा क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर कदम उठाए हैं। भारत अभी भी इजराइल से कई सारे हथियार लेता है और ये जो समझौता है भारत और इजराइल के बीच में व्यापार का, इसमें रक्षा सौदों का बहुत बहुत बड़ा एक अहम हाथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों के बीच में 2021-22 में जो व्यापार था वो लगभग $8 बिलियन पहुंच गया था। और सबसे अच्छी बात यह, व्यापार ये जो संतुलन है ये भारत के पक्ष में ही है। इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी में भी दोनों देश एक साथ है। जैसा कि आपको पता है, इजराइल अमेरिका का बहुत ही एक खास मित्र, खास पार्टनर माना जाता है। इजराइल की किसी भी बात पर उसे किसी और देश का समर्थन मिले ना मिले, अमेरिका का समर्थन उन्हें हमेशा मिलता है। और इसीलिए अगर भारत इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते अपने बना के रखता है तो इसका मतलब भारत अमेरिका के भी रिश्ते और बेहतर ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत इजराइल दोनों ही I2U2 समूह का हिस्सा है, जिसमें भारत,
इजराइल, यूएसए और यूएई मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अब जैसा मैंने कहा, भारत जो है वो इजराइल को प्राथमिकता देता है क्योंकि इजराइल ने भी भारत का साथ निभाया है काफ़ी अहम मुद्दों पर, जैसे कि OIC मतलब इस्लामिक सहयोग संगठन, इसकी जब शुरुआत हुई तो भारत को इस समूह से अलग रखा गया क्योंकि पाकिस्तान चाहता था भारत इस समूह का हिस्सा ना बने। जबकि आप देखें, भारत में अगर आप मुस्लिम जनसंख्या देखें तो वो इस जो पूरे समूह के देश हैं इनमें से कई सारे देशों से ज़्यादा मुस्लिम की जनसंख्या असल में भारत में है, फिर भी भारत को इस समूह से अलग रखा गया पाकिस्तान के कहने पर। ऐसे में भारत इन देशों से ज़्यादा इजराइल पर भरोसा करना ज़्यादा सही समझता है। कश्मीर के मुद्दे पर भी जब भी ये मुद्दा अलग अलग देशों में उठा है, किसी भी अरब देश ने भारत का साथ ना लेके पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ उठाई है। इसीलिए यहाँ पर इजराइल हमारा एक अच्छा दोस्त बनकर उभरा है। इसके अलावा और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें इजराइल का समर्थन मिलता रहा है, फिर चाहे भारत पाक युद्ध की बात हो या भारत के रक्षा समझौतों की बात ही क्यों ना हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, अमेरिका और भारत के रिश्तों, इजराइल और भारत के रिश्तों में अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अमेरिका हमेशा से ही इजराइल का सबसे पुराना दोस्त बनकर के उभरा है और भारत के लिए भी अपने रिश्ते अमेरिका के साथ बेहतर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, भारत गुट निरपेक्षता में विश्वास रखता है और गुट निरपेक्षता रहते हुए हम लोग चाहेंगे कि हम ना तो किसी एक तरफ ढले जैसे कि अरब देशों के ग्रुप की तरफ ना जाएं और ना तो हम दूसरी तरफ जाएं पश्चिमी देशों की तरफ। ऐसे में हमारे लिए इजराइल के करीब आना काफ़ी बेहतर विकल्प साबित होता है। तीसरा विषय जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे वो है उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम। आप सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया की जो तानाशाह है वो हमेशा खबरों में बने रहना चाहते हैं और खबरों में बने रहने के लिए उनके पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हर कुछ महीने बाद, हर कुछ साल बाद वो कोई ना कोई अपनी मिसाइल दाग देते हैं समुंदर में, किसी और देश के ऊपर से होते हुए मिसाइल जाती है और ऐसे में वो बार बार खबरों में आ जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, उत्तर कोरिया असल में दक्षिण कोरिया से जुड़ा हुआ है। ये जो दोनों के बीच में रेखा है इसको 38th पैरेलल कहा जाता है। और आप नक्शे में देखेंगे तो उत्तर कोरिया चीन से यहाँ मिला हुआ है। चीन अकेला ऐसा देश माना जाता है दुनिया भर का जो असल में उत्तर कोरिया को सहायता करता है। कहा जाता है कि अगर उत्तर कोरिया अभी भी अपना जीवन व्यवसाय कर पा रहा है, अगर उत्तर कोरिया अभी भी एक देश की तरह बना हुआ है तो वो केवल चीन की कृपा से। अगर चीन का जो साथ है वो उत्तर कोरिया से हट जाए तो दुनिया का शायद ही कोई और देश है जो उत्तर कोरिया को असल में पसंद करता है। एक चीज़ जो उत्तर कोरिया ने की है, किसी और चीज़ पर ध्यान देने के बजाय, उत्तर कोरिया में ना तो कोई उद्योग है, ना तो वहाँ पे लोगों के जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, कुछ नौकरियाँ वहाँ पे नहीं हैं। एक तानाशाह की तरह उत्तर कोरिया पर पूरा कब्जा किया गया है। लेकिन एक चीज़ इस पर उत्तर कोरिया ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बहुत पैसा लगाया है, वो है अपने खुद के जो उनके मिसाइल हैं और जो उनका परमाणु कार्यक्रम है। इस समय अगर आप देखें उत्तर कोरिया के पास जो अलग अलग मिसाइल हैं उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। उनकी सबसे बड़ी मिसाइल है उसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई जाती है। अब इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी के पास नहीं कि उत्तर कोरिया के पास इतनी तकनीक कहाँ से आई। कई लोग इसमें चीन का हाथ मानते हैं क्योंकि चीन समझता है कि उत्तर कोरिया को अगर जब वो मदद देंगे इसका मतलब है कि वो दक्षिण कोरिया के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि दक्षिण कोरिया की जब मदद करने के लिए अमेरिका सामने आएगा तो चीन के पास भी एक ऐसा देश है जिससे कि वो अमेरिका को कुछ ना कुछ परेशान कर सकते हैं। अगर आप उत्तर कोरिया को देखें, एक ही परिवार है जो उत्तर कोरिया में बहुत दशकों से शासन कर रहा है, किम जोंग उन, जो अभी उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। अगर आप देखें उन सालों में जहां पे किम जोंग उन असल में शासन में रहे हैं, जितने मिसाइल उत्तर कोरिया ने इनके शासन के दौरान दागे हैं वो पिछले शासन से बहुत ज़्यादा है। 2022 में अगर आप देखें तो कितने मिसाइल इन्होंने टेस्ट किए हैं, कितने मिसाइल दागे हैं, ये पिछले कुछ सालों के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा है। ये तरीका
जो उत्तर कोरिया अपनाता है वो यही है कि वो पूरी दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं कि हम भी यहाँ पर हैं, हमें मत भूलिए। क्योंकि इसके अलावा कोई भी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा नहीं है जहाँ पे उत्तर कोरिया उनका सदस्य हो। तो उत्तर कोरिया के किसी भी तरीके के प्रतिनिधि कहीं आना जाना नहीं होता है। उत्तर कोरिया का संबंध किसी और देश से नहीं है चीन के अलावा। इसीलिए ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो पूरी दुनिया को बार बार याद दिलाते रहें कि हम यहाँ पर हैं और हमारे खिलाफ आप कोई कदम मत उठाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की लड़ाई जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध तक वापस आती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1948 में उत्तर कोरिया का गठन होता है। इस देश का बाहरी दुनिया से बहुत 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 कम संपर्क है, ना के बराबर। इनका सारा संपर्क चीन के रास्ते से ही हो करके जाता है। देश के अंदर सूचना पर नियंत्रण रखा जाता है, जो सरकार चाहती है वही सूचना मिलती है। यही नहीं, ये एक सच खबर है, अगर यकीन करें। उत्तर कोरिया में अगर आप जाएंगे नाई के पास बाल कटवाने के लिए तो वो केवल आपको बताएगा कि ये लिस्ट है, सरकार के हिसाब से इसी तरीके से बाल कट सकते हैं, ये 10 तरीके के बाल काटने के स्टाइल हैं, इन 10 में से चुन लीजिए। उसके अलावा किसी भी और तरीके से बाल काटने की अनुमति भी नहीं है। इस तरीके से उत्तर कोरिया एक देश की तरह चलता है। अगर आप थोड़ा पहले जाएंगे तो उत्तर कोरिया पहले NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब परमाणु और प्रसार संधि का सदस्य हुआ करता था। लेकिन जब से अमेरिका ने उनके खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपनाया है, जब से अमेरिका ने उनको एक दुष्ट राष्ट्र मतलब रोग नेशन का दर्जा दिया है, तब से वो परमाणु कार्यक्रम से भी अलग हो गए हैं और अपना परमाणु कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन में अमेरिका हमेशा दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच का जो संघर्ष है, अगर आप वापस आएं तो ये सोवियत संघ के समय से चला आ रहा है, जब से शीत युद्ध था। शीत युद्ध के समय से उत्तर कोरिया को रूस या फिर सोवियत संघ का समर्थन मिलता था, वहीं दक्षिण कोरिया को अमेरिका का समर्थन दिया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की हार होती है, उसके बाद याल्टा सम्मेलन हुआ 1945 में, और मित्र देशों की जो सेनाएं थी उन्होंने कोरिया पर 4 शक्ति ट्रस्टीशिप स्थापित करने में सहमत हुई। और इसके बाद आगे जाकर के हम देखते हैं कि उत्तर कोरिया एक देश की तरह उभरता है। इससे पहले कि कोई और ठोसा तैयार की जा सके, सोवियत संघ ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया, और इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका भी वहां पर आता है, और युद्ध का अंत तभी होता है जब अलग अलग देश बना दिए जाते हैं। दोनों देशों के बीच में मैंने आपको दिखाई थी नक्शे में जो रेखा है, उसको 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। 1948 में ही संयुक्त राष्ट्र ने पूरे संपूर्ण कोरिया में स्वतंत्र चुनाव का प्रस्ताव रखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उत्तर कोरिया ने कभी भी इसके लिए हामी नहीं भरी। सोवियत संघ ने इस योजना को खारिज कर दिया। सोवियत संघ, जैसा कि आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा जो परिषद है उसका एक स्थायी सदस्य है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये प्रस्ताव नहीं चाहिए। उत्तर कोरिया एक अलग भाग है, उत्तर कोरिया को अपने अलग से राजनीति प्रणाली तय करने का पूरा अधिकार है। उत्तर और दक्षिण कोरिया में अलग अलग वैचारिक रूप से सरकारें चलती हैं। उत्तर कोरिया में, जैसे मैंने कहा, तानाशाह का एक तरीके से पूरा का पूरा राज रहता है, और दक्षिण कोरिया एक लोकतांत्रिक देश बन के उभरा है। अगली खबर है पाकिस्तान से, जहां आपको पता है इमरान खान पर हाल ही में हमला हुआ। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा हमले में क्या हुआ, आप सबने खबरों में देखा होगा। इमरान खान एक रैली में थे, वहां पर एक गोली चलाई गई, उनके पैर पे गोली लगी। जो उसके बाद हुआ मैं उस पर जरूर आपको लेकर के आना चाहूंगा। इमरान खान के हमले के बाद बहुत सारी अलग अलग तरीके की खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि हमले के बाद इमरान खान ने जो चीज़ें की, जो बोला, जिस अस्पताल में वो गए, उससे लोगों को संदेह हो रहा है कि इस हमले के पीछे इमरान खान खुद थे या कोई और था। जैसे कि पहली बार इस हमले की कोई भी रिपोर्ट नहीं की गई, जबकि इमरान खान की पार्टी की ही सरकार है उनके पंजाब के प्रांत में। तो पाकिस्तान में भी पंजाब नाम का प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत है वहाँ का। वहाँ पर हमला हुआ, वहीं पे इमरान खान की ही अब पार्टी की सरकार है, फिर भी कोई FIR नहीं दर्ज कराया गया। इसके अलावा जब उन्हें हमले होता है उनके ऊपर, तो उन्हें किसी और अस्पताल नहीं, उनका जो खुद का अस्पताल है वहाँ पर लेकर के आया जाता है, कहीं और नहीं। इसके अलावा वहाँ पर भी, उस अस्पताल में भी क्या जाँच हुई, कौन से डॉक्टर थे, किसी को नहीं पता है। सरकारी अस्पताल से डॉक्टर आने के लिए मना कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि नहीं, जो मेरे अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्हीं से मैं केवल अपनी चोट दिखाऊंगा और किसी से नहीं। अगले ही दिन इमरान खान बाहर भी आ जाते हैं और उनके पैर पे बहुत बड़ा एक प्लास्टर होता है। अब
किसी से भी आप पूछिए, किसी विशेषज्ञ से, अगर आपको पैर पे गोली लगी है तो मतलब पैर पे घाव हुआ है। घाव के ऊपर प्लास्टर नहीं चढ़ाया जाता है। या आपको भी पता है प्लास्टर हड्डी टूटने में चढ़ता है। अगर जब तक आपका घाव नहीं भरेगा तब तक आप उस पर प्लास्टर नहीं चढ़ा सकते। आप प्लास्टर चढ़ाएंगे तो घाव कैसे भरेगा अंदर से। इसीलिए बहुत सारे सवाल उठते चले आ रहे हैं कि ये जो हमला था ये किसने कराया, कैसे कराया, क्योंकि हमले के कुछ ही देर बाद बयान आने लगे इमरान खान से, इमरान खान के समर्थकों से, कि हमला सेना ने कराया है, हमला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कराया है। तो इसके बारे में अभी तक बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सवाल बहुत सारे आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान में, हाल ही में सत्ता में परिवर्तन हुआ और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 2018 में वो चुने गए थे। माना जाता है जब वो चुने गए थे तो इसमें सेना का बहुत बड़ा हाथ था। सेना ने कोशिश की थी कि उनकी जो गठबंधन है उसको किसी तरह से बहुमत मिल जाए। सेना को उम्मीद थी कि इमरान खान उन्हीं के कहने पर चलेंगे, लेकिन आगे जाकर के जब दोनों के बीच में तकरार हुई, सेना का मानना कुछ और था, इमरान खान का मानना कुछ और था, तब जाके सेना की ही द्वारा, जिसको सेना कभी मानती नहीं है, लेकिन सेना के ही द्वारा कोशिश की गई कि जो और राजनीतिक दल हैं उनको साथ लेकर के आया जाए और इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया गया। इमरान खान के समय पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही थी। बहुत ज़्यादा महंगाई थी। तेल को सस्ता करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही थी, छूट दे रही थी बाहर से उधार लेकर के, और उन्होंने अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश की थी। उसके बाद आखिर में जाकर के जब बाकी जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो आपस में जुड़ते हैं और बहुमत उन्हें मिलता है, तब इमरान खान अप्रैल में प्रधानमंत्री पद से हटते हैं। कहा जाता है कि इसमें पाकिस्तान की सेना का बहुत बड़ा हाथ था कि किस तरह से उन्हें हटाया गया, लेकिन अभी भी सेना कहती है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत मार्च में ही उनके खिलाफ हो चुकी थी और आखिर में अप्रैल में उन्हें हटना पड़ा था। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान में ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये जो इन पर हमला है ये किस तरह की साजिश है। उन्होंने तो आते ही बोल दिया कि भाई आर्मी ने किया है या हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन जिस तरह के लक्षण दिख रहे हैं अभी, जैसा कि आप कह सकते हैं, दाल में काफ़ी कुछ काला है। आखिरी आज की खबर जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है अफगानिस्तान से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में मादक पदार्थों का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसके बारे में किसी को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ है। देखिए, अफगानिस्तान में हमेशा से ही अफीम और बाकी और मादक पदार्थ का उत्पादन रहा है। यही माना गया है कि जब से तालिबान सत्ता में आया है, उन्हें अपने देश को चलाने के लिए जो पैसे कमाने हैं उसकी आवश्यकता उन्हें जब महसूस हो रही है तो उनको लगता है कि अफीम उगाने से हो सकता है कि यही तरीका है जिससे वो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को सुधार सकें। और इसीलिए किसी को भी इस बात पे आश्चर्य नहीं है कि अफगानिस्तान में अफीम की जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर आप देखें, जो मादक पदार्थों की बात है, इसकी जो रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र से आई है। ये मादक पदार्थ एवं अपराध का एक पूरा अलग से एक विभाग बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र में, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इन्हीं की ये रिपोर्ट है। 2002 में भी इनकी एक रिपोर्ट आई थी। 2002 में इस विभाग की स्थापना की गई थी जिसको UNODC कहा गया, जिसका पूरा नाम है मादक पदार्थों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट से भी एक नाम से भी एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे इस तरीके के पदार्थों का उत्पादन हो रहा है। अब भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, तो ये इसीलिए उगाई जाती हैं ताकि और देशों में चोरी छुपे भेजी जा सके, और यहीं पर भारत, पाकिस्तान और जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। जैसे कि हाँ, इन पदार्थों का कुछ कुछ इस्तेमाल ज़रूर चिकित्सा क्षेत्र में होता है, लेकिन इनसे जुड़े हुए कई मामलों में इन पदार्थों को नशीली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है और इनसे जुड़े हुए कई सारे हिंसा के मामले भी सामने आए हैं। जब अफीम, हेरोइन, इन सब तरह के जो पदार्थ होते हैं, जब इनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इनकी मांग पूरी नहीं होती है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको ये पदार्थ चाहिए लेकिन वो पैसे नहीं दे पाता है, उसका अगला विकल्प केवल हिंसा ही बचता है। लोगों को
काम करने के अयोग्य बनाना, किसी की देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा देना, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप उस देश के जितने भी निवासी हैं उनको इस तरीके की पदार्थों की आदत डलवा दीजिए। और इसी तरह से किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इन सारे पदार्थों पर नियंत्रण रखा जा सके। भारत में लगभग 45% हेरोइन अभी भी अफगानिस्तान से ही आता है। इसके अलावा भारत की, जैसे मैंने कहा, सुरक्षा और स्थिरता के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसमें एक आतंकवाद से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण भी है। जब आप कहते हैं कि आतंकवादी संगठन कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैसे उनके पास हथियार आ रहे हैं, कैसे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ इन्हीं सब पदार्थों का होता है। जब वो ऐसे पदार्थ का उत्पादन करते हैं, उसको बेचते हैं आगे जा करके, तभी वो पैसा कमाते हैं और इन्हीं पैसों से वो हथियार लेते हैं, जिससे वो और देशों पर हमला करते हैं। मैं आपको 2 क्षेत्रों के बारे में जल्दी से बता देना चाहता हूं। भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां भारत की अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ऐसे पदार्थों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इन क्षेत्रों को कहा जाता है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। क्रेसेंट मतलब चांद जैसी जो शेप है, अगर आप ये देखें तो ये चांद जैसा अगर आप देखें, ये जो क्षेत्र है, इसमें कुछ क्षेत्र पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में आता है। ये ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इन पदार्थों का उत्पादन होता है। वैसे ही अगर आप भारत की दूसरी तरफ जाएंगे, अगर आप भारत की पूर्वी दिशा में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल नाम का इलाका है, जहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड और लाओस देश है, जहाँ पर फिर से इन्हीं सब पदार्थों का उत्पादन होता है। और भारत जो बीच में है, वो दोनों तरफ से इन सब जो पदार्थों का उत्पादन होता है, दोनों को भारत में एंट्री मिलती है। और इन पदार्थ को रोकने के लिए क्षेत्रीय सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने बहुत सारी नीतियां तो बनाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि किसी इंसान को अगर इन सब चीज़ों को पाना है तो वो किसी भी हद तक जाके, किसी भी नियम के खिलाफ जाके ये चीज़ें खरीद सकता है। ये था हमारा आज का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ सीरीज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कई सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे, अगले बुधवार रात 8 बजे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस क्लास को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।